नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। और सबसे पहले समझते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए इंडिया में ट्रेड और गवर्नेंस का एक्सक्लूसिव राइट मिला था। 1813 में वो पीरियड ख़त्म हो रहा था और नए चार्टर के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन शुरू हुए थे। इस बार कंडीशंस अलग थी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर काफ़ी प्रेशर था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोजेस फॉर द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। यहाँ पे पहला रीजन था 1793 का चार्टर एक्ट एक्सपायर होना। एक्सपायर होने की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के फ्यूचर ट्रेड और गवर्नेंस के रूल्स दोबारा डिफाइन करने पड़े। इसका दूसरा रीजन था ब्रिटेन के अंदर फ्री ट्रेड का डिमांड। तो देखिए, नेपोलियनिक कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण यूरोप के साथ ब्रिटिश ट्रेड ऑलमोस्ट बंद हो गया था। इस वजह से इंडिपेंडेंट ब्रिटिश मर्चेंट्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली के खिलाफ आवाज़ उठाई। तीसरा रीजन था इवेंजेलिकल्स एंड रिफॉर्मिस्ट डिमांड्स। तो देखिए, ब्रिटिश सोसाइटी में एक बड़ा सेगमेंट चाह रहा था कि इंडिया में रिलीजियस रिफॉर्म्स, एडुकेशन और क्रिश्चियन मिशनरी वर्क अलाउ किया जाए। इस एक्ट के आने का चौथा रीजन था फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द कंपनी। तो देखिए, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा था। वॉर्स और ट्रेड सेटबैक्स की वजह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ गई थी और प्रॉफिटेबिलिटी गिर चुकी थी। इसका पांचवा रीजन है एक्सपांसन ऑफ कंपनीज टेरिटोरीज, यानी कि कंपनी ने कंटिन्यूअसली अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करी, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्क्वेस्ट से बचने के क्लियर डायरेक्टिव्स दिए थे। ये पॉलिटिकल डिफेंस पार्लियामेंट के लिए एक वार्निंग साइन बन गया। तो दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स ने चार्टर एक्ट 1813 के एनेक्टमेंट को नेसेसरी बना दिया। तो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इस एक्ट को ख़त्म करेंगे।